हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट की एजम्पशंस तक डिस्कस किया था और एजम्पशंस में हमने ये समझा था कि उसकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट कंडीशंस होंगी जिसको हमको पहले से फॉलो करना है, उसके बाद ही हमको आगे बढ़ना है। और उसमें हमने ये चीज देखी थी कि हमारे पास कंडीशन ऑफ रिजिड और परफेक्ट ट्रस्ट की इक्वेशन क्या थी। वो इक्वेशन थी m+3 = 2j। उस कंडीशन को सबसे पहले फॉलो करवाना है। अगर वो न्यूमेरिकल में वो कंडीशन फॉलो करती है, हमने देखा था मेंबर्स की काउंट और जॉइंट का काउंट की इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए m+3 = 2j वाली कंडीशन के। अब आगे हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर्स कैसे करते हैं, क्योंकि हमको 2-4 सिस्टम है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रस्ट में सिर्फ 2-4 सिस्टम होता है, एक्सियल फोर्सेस होते हैं। तो इस पे मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है जॉइंट मेथड, सेकंड है सेक्शन मेथड एंड थर्ड है ग्राफिकल मेथड। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड स्टूडेंट्स अक्सर यूज करते हैं जो वो है जॉइंट्स मेथड। और न्यूमेरिकल्स में अक्सर ऐसा पूछ भी लेता है कि फोर्सेस में वो जॉइंट मेथड से निकालना है या सेक्शन मेथड से निकालना है। ग्राफिकल मेथड एक बहुत अनकॉमन मेथड है। ये अक्सर हायर लेवल की जो सेमेस्टर्स होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर और आई मीन टू से फर्स्ट ईयर में अक्सर जो पूछा जाता है वो जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में ग्राफिकल मेथड भी हो। हम तीनों के तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अभी आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट मेथड को। तो जॉइंट मेथड के लिए सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्टेप्स हैं, उनको समझना है। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट। देखिए ये जो पॉइंट्स यहां हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम यहां भी साथ में ड्रॉ करके शो करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहां पर हमने एक ट्रस्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इस ट्रस्ट में लोडिंग हो रही है P और Q की, और यहां पर हिंज जॉइंट है और यहां पर रोलर सपोर्ट है। अब आप देखिएगा कि जो लोडिंग हो रही है और सपोर्ट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो वैल्यू नोन है हमारे पास वो है A और A। ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अलावा इसके हमारे पास एंगल्स अवेलेबल है। तो एंगल्स अवेलेबल होने से हमारे को ये बेनिफिट है कि हमको ये पता लग जाएगा कि बाकी के डिस्टेंसेस क्या है। अच्छा, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसके बीच का डिस्टेंस भी A है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और डिस्टेंसेस इनके A है, तो ये A ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। एंड अब इसके फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से फर्स्ट ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये बन रहा है। हमने जो लोड शो किए हैं उसको पहले ड्रॉ कर दिया। अब रिएक्शंस कैसे होंगे, रोलर सपोर्ट पे हम हमेशा एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दैट मींस कि यहां पर एक रिएक्शन मिला। आगे आते हैं हम इस लेफ्ट साइड के लिए। तो लेफ्ट साइड में आप देखिएगा हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब ये होता है कि अननोन डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है। तो अननोन डायरेक्शन में रिएक्शन अगर लग रहा है तो उसको हमको क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं इसके ट्रस्ट के जॉइंट्स की, A B C D E। तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो RA होगा, इस A पॉइंट पर RA और B पॉइंट पर RB, और ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। एज वी नो कि अननोन डायरेक्शन है, मतलब उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कुछ एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे RA के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में वो हो जाएंगे XA। एज वी नो कि थीटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, इसलिए ये एक XA हो जाएगा, दैट इज RA cos थीटा, और ये हो जाएगा YA, या फिर हम लिख सकते हैं RA sin थीटा। दूसरी सपोर्ट ये थी।
अब इसके अलावा अगला स्टेप आगे बढ़ने से पहले हम इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस, तो हमको इन दोनों के जो रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी है, तो YA और RB की और XA की हमको वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहला स्टेप इसका है कंडीशन ऑफ जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो समेशन fx करते हैं। समेशन fx अगला स्टेप है इसके स्टेप नंबर 2 के लिए, समेशन fx इक्वल्स टू 0, दैट मींस सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सम अप कर देंगे। तो यहां पर आता है xa माइनस, तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली xa इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड इक्वेशन पे, समेशन fy, तो समेशन fy इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, कितने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं YA प्लस RB माइनस P माइनस Q इक्वल्स टू 0। इसका मतलब YA प्लस RB इक्वल्स टू P प्लस Q। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर ली। तो डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस, अभी भी हमारे पास वैल्यू नहीं आई है। इसकी आ गई है, XA की वैल्यू आ गई, बट RA की नहीं आई है। RA की तभी आएगी जब RA इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ XA स्क्वायर प्लस YA स्क्वायर। तो XA स्क्वायर प्लस YA स्क्वायर के लिए वही वैल्यू डिटरमाइन करनी है। डिटरमाइन इसलिए नहीं हम कर पा रहे हैं कि RB अननोन है, तो किसी एक वैल्यू को निकाल लिया जाए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, RB को कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज अननोन है, थीटा भी अननोन है, RA भी अननोन है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट joint A, तो मोमेंट अबाउट जॉइंट A करने से क्या होगा? और देखिए RB का मोमेंट यहां से डिस्टेंसेस क्या है, एज वी नो फ्रॉम दिस फिगर, ये A डिस्टेंस है, ये भी A डिस्टेंस है, एंड ये बिल्कुल 60 डिग्री होने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये मिड से मिड ऑफ द स्पैन पास होगा, ये भी इसके बीच से मिड ऑफ द स्पैन पास होगा। दैट मींस कि इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू को हमको पहले लिख लेना चाहिए, मोमेंट अबाउट जॉइंट A। दैट मींस कि मोमेंट अबाउट A का समेशन लेते हैं, ये इक्वल्स टू 0 लेते हैं। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन कौन से फोर्सेस है पहले वो लिख लिया जाए। RB है, P है, Q है, और कोई फोर्स नहीं है। अब RB कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 2a। P कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, a/2। यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, और A पॉइंट के अबाउट Q कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये तो A है और इतना a/2 है, तो क्या हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3a/2। अब बताइए पॉइंट A के अबाउट या जॉइंट A के अबाउट कौन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा है, P क्लॉकवाइज में, Q क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मींस कि ये पॉजिटिव और RB नेगेटिव। इससे होगा ये कि हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज P एंड Q आर नोन वैल्यूज जो गिवन है, हम उनके टर्म्स में आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। P एंड Q कुछ भी हो सकता है, A कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर RB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब जब RB की वैल्यू आ जाएगी तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास YA की वैल्यू आ जाएगी। देन YA की वैल्यू मिलने के बाद हम अगला स्टेप ये करेंगे कि RA की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ऑब्वियसली हमको ये मालूम है, पिछली बार डिस्कस किया है हमने
कि आर ए इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है, तो अंडर रूट ऑफ वाई ए स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू वाई ए, ये वैल्यू आ गई आपकी। इस कंडीशन को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करवा लिया। डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन से निकल गई हमारे पास सपोर्ट इक्वल्स। अब आता है डिटरमिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस की इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट इन केस ऑफ कैंटिलीवर। तो ये क्या था जो हमने कैलकुलेट किया, ये सिंपली सपोर्टेड है। जब सपोर्ट्स नीचे से लगी हो ऐसे और लोडिंग ऊपर से हो रही हो तो हम उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड। और कैंटिलीवर क्या होता है, अगर आपने ये देखा होगा कि हमारे घर के आसपास या कहीं भी और हमने शेड डाला है कोई, उस शेड की जो सपोर्ट है वॉल पे है और बाकी सारा पोर्शन हैंगिंग है, या किसी विंडो के ऊपर जो शेड होता है उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर उसके वो सपोर्टेड कहाँ है, एक एंड पे, दूसरे एंड पे फ्री है। इसका मतलब ये इस तरह की लोडिंग है, इसको हम कहते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर ट्रस के केस में जॉइंट पे रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पर सपोर्ट्स जो हैं, सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने निकाला, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, यही इस पॉइंट पे मेंशन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। Assume similar kind of axial forces in all the members। मतलब अब ये बात आती है कि हमने यहां तक तो कर लिया, अब assumptions ये रखेंगे कि यहां पर सारे के सारे हम फोर्सेस टेंसाइल ले लेंगे। ये सारे के सारे फोर्सेस टेंसाइल हैं, मतलब जॉइंट से आउटवर्ड्स निकल रहे हैं। इनको पहले समझा जाए कि कंप्रेसिव क्या हो सकता है और टेंसाइल क्या हो सकता है। तो आप इसको समझिए पहले। अगर हम अपने किसी भी फिंगर को यहां से पकड़ के पुल करते हैं तो अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये रेजिस्टेंस किसके कारण डेवलप हो रहा है, बोन के कारण, और जो फ्लैश उसके अराउंड है, स्किन का मटेरियल जो है उसके कारण, हमारे मसल्स के कारण एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उंगली को। बट इस फिंगर के अंदर क्या हो रहा है, बोन का मटेरियल उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब फोर्स इनवर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। आउटवर्ड्स अगर फोर्स जा रहा था, अप्लाइड फोर्स था, तो रिएक्शन इनवर्ड्स हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम इसको चॉक को इस तरह से दबाते हैं, ऊपर से नीचे प्रेस करते हैं, तो रिएक्शंस कैसे डेवलप होंगे, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलेंगे रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि सारे के सारे मेंबर्स टेंशन में है, टेंसाइल फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शंस इनवर्ड्स लगे। अगर ये कंप्रेशन में लेते, इसको लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर वैसा होता तो दोनों के दोनों फोर्सेस हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते, ना कि इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे कहता है कि इफ आंसर कम्स आउट आफ्टर सॉल्विंग इज नेगेटिव, देन द नेचर ऑफ एक्सियल फोर्सेस अज्यूम्ड अर्लियर इज कंसीडर्ड ऑपोजिट। इसका मतलब ये है कि आपने जब इसको सॉल्व करेंगे आगे जॉइंट्स को, तो इन वैल्यूज को लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अननोन है, ये भी अननोन है। तो अब जब ये अननोन वैल्यूज मान लो नेगेटिव आ जाती हैं, तो नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि हमने जो अज्यूम किया था टेंसाइल फोर्सेस, वो हमारी assumption wrong थी। तो that doesn't create any problem for us। हमको सिर्फ इतना मालूम चल जाएगा कि नेचर ऑफ फोर्स जो है उसमें वो ऑपोजिट है, तो हम उसको कंप्रेसिव फोर्स लेके चलेंगे। तो नेचर हम मेंशन करते हैं, टैबुलेट करते हैं फोर्सेस को। जो अब आता है आगे, स्टार्ट फ्रॉम अ जॉइंट वेयर नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेस अपीयर्स। तो यहां पर देखिए क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन है। देखिए ये तो फोर्सेस हैं, बात ये है कि आउटर अप्लाइड फोर्सेस है जो बाहर से हम लगा रहे हैं, और ये रिएक्शंस हैं। बात हो रही है इन मेंबर्स के अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारे के सारे अननोन है। इस जॉइंट को कंसीडर करेंगे, कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और तीनों के तीनों अननोन है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कंडीशन 2 की बात कर रहा है। यहां भी नहीं कंसीडर कर सकते, यहां भी नहीं कंसीडर कर सकते, यहाँ पे 1 2 3 4 यहां हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी वैल्यूज तो नोन हो गई हैं हमको। अब बचे हैं ये दो, या फिर हम इस जॉइंट को कंसीडर करेंगे और इनके ये दोनों जो जॉइंट्स हैं उनको हम लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं
किसी एक जॉइंट को लेकर सॉल्व किया था। तो जॉइंट बी को हम कंसीडर करते हैं अगर, तो जॉइंट बी में फोर्सेस कैसे शो करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, जॉइंट को शो कैसे करना है, इस तरह से करेंगे। आर बी ये आउटवर्ड फोर्स है, इसको एफ बी सी लिखा जाए, एंड ये जो फोर्स है इसको एफ बी ई लिखा जाए, और इनके बीच का जो एंगल है उसको हमको मेंशन करना होगा। देखिए अब क्या होगा, जब हम इसको एफ बी को रिजॉल्व करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकॉज एंगल पे है, तो रिजॉल्व करने से एफ बी का ये साइन कंपोनेंट मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा। यहां पर अगेन हम समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे। कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है, इक्वेशन है ये। तो ये अप्लाई करने के बाद हम सारे के सारे फोर्सेस वन बाय वन निकाल लेंगे। अगर हम पहले समेशन एफ वाई सॉल्व करते हैं इसमें, तो एफ बी का जो साइन कंपोनेंट होगा वो और आर बी, ये दो फोर्सेस ही हैं, आर बी नोन है वो निकल आएगा। अगर वो निकल आएगा तो एफ बी ई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निकल सकते हैं, क्योंकि एफ बी की वैल्यू बताएगा ना उससे हमको। देखिए चलिए हम आके एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। उसमें क्या है, अगर हमने ये फोर्सेस यहां से ले लिए एफ बी ई साइन 60, और यहां आएगा इस डायरेक्शन में एफ बी ई कॉस 60, तो आप जब यहां ऑपरेट करेंगे तो इससे ये होगा कि समेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अलग से हम लिख के कर लेते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 ऑपरेट कर रहे हैं, तो एफ बी ई साइन 60 प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम एफ बी ई की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब एफ बी की वैल्यू आ गई है तो एफ बी सी निकाल सकते हैं। कैसे, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे। अब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर आप सॉल्व करते हैं तो दोनों के दोनों फोर्सेस नेगेटिव जा रहे हैं, तो माइनस एफ बी सी माइनस एफ बी ई कॉस 60 इक्वल्स टू 0। तो इससे एफ बी ऑलरेडी नोन है हमारे पास, इससे ये होगा कि एफ बी सी आ जाएगा। तो एंड सो ऑन हम क्या करेंगे, बाकी के फोर्सेस आगे बढ़ते जाएंगे। बट अभी 2 अननोन मेंबर्स थे, यहाँ पे अननोन फोर्सेस वाले जो मेंबर्स हैं यहाँ पर इस तरफ। अब अगला जो स्टेप होगा हम जॉइंट ए को सॉल्व करेंगे। फिर आप देखिएगा कि हम जब इस पॉइंट जॉइंट पे आएंगे तो ये नोन हो चुका होगा और ये दोनों अननोन होंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों नोन हो चुके हैं, इस जॉइंट को ऑपरेट करेंगे और इस जॉइंट को ऑपरेट करेंगे, तो ये दो अननोन है ये नोन है, तो अगेन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सिमिलरली अब जब ये यहाँ से नोन हो जाएगा, यहाँ से ये नोन हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी अननोन फोर्स बचा ही नहीं, सारे के सारे मेंबर्स में हमारे फोर्सेस नोन हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही हैं। दैट मींस जो हमारी assumption थी टेंसाइल फोर्सेस की, वो उसको सपोर्ट करता है या नहीं, इससे हम ये ड्रॉ कर सकते हैं आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा कि हमको इसकी अप्रोच रखनी कैसे है, तो इन पॉइंट्स को हमको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये हमने यहाँ सीखा है। अब आगे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये हमेशा हर वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करते ही हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।